हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीटेट मैथ्स पेडागोजी जनवरी 2012 के पेपर 1 के जितने भी सवाल आपके पूछे गए प्रश्न हैं सीटेट में जो आपके पूछे गए हैं, तो विगत वर्षों के ये प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 से आपके मैथ सेक्शन जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। ओके, अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है पहला ऑप्शन जो है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ये देखिए पूरे सवाल आप देख सकते हैं, ये आपके आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना हो गया। ओके, दूसरा है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। तीसरा ऑप्शन है 2, 3 आदि गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। और चौथे ऑप्शन देखिए, ये मोती और धागे का प्रयोग करके दिखाया गया है। चौथे ऑप्शन है कटवा गिनती। कटवा गिनती देख रहे हैं इस तरीके से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस टाइप से। ओके, तो ये आपके कटवा गिनती हो गए। अब हम लोग बात करें तो आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुणन की जो संकल्पना होती है उसको कैसे स्पष्ट किया जाएगा। देखिए कैसे स्पष्ट किया जाएगा, यदि 2 समांतर रेखाओं पर एक आड़ी रेखा प्रतिच्छेदन करती है तब बिंदुओं की संख्या 2 गुना 1 हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए और यहाँ फिगर दिखाए गए हैं, आप इसको देखिए। राइट, उसी तरह से यदि 2 समानांतर रेखा, देखिए ये दोनों जो है आपकी समानांतर रेखा है, उस पर 2 आड़ी रेखाएं प्रतिच्छेदन करती है तब बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना 2 हो जाएगी। राइट, इसी तरह से 2 समांतर रेखाओं पर 3 आड़ी रेखाएं प्रतिच्छेदन अगर करेगी, 3 रेखा जब प्रतिच्छेदन करेगी तब क्या हो जाएगा, बिंदुओं की संख्या 2 गुना 3। इस तरीके से अगर 2 करती है तो 4 बिंदु हो जाएंगे, इस तरह से 3 करती है तो आपके 6 बिंदु हो जाएंगे। राइट, चलिए ये मेरा सीधा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसलिए हमारे राइट आंसर जो होंगे आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ये जो होगा सबसे अच्छा होगा। ये जो रचना है, पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए, तो आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ये करना चाहिए, इसका चयन करना चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा सेकेंड में, कक्षा 2 की बात हो रही है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खाली स्थान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं ये अबेकस होता है, जियो तारा है, गिन तारा है, तो इन सारे जो हैं आपके, जिससे कि एक प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं इन सब टॉपिक से, तो सभी को मिला के एक टॉपिक आपको बना के मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर देख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खाली स्थान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। किसमें नहीं करता है, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। तीसरा ऑप्शन है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। और चौथा ऑप्शन है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। राइट, सुन लीजिए बात, अबेकस की सहायता या प्रयोग से हम क्या करते हैं, स्थानीय मान की महत्ता को समझ सकते हैं। ओके, स्थानीय मान की महत्ता को समझ सकते हैं। ओके, और क्या है, बिना किसी गलती या त्रुटि के संख्याओं को पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इसके अंतर्गत इसमें संख्याओं की गणना में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शब्दों में दी गई संख्याओं के समान जो संख्यांक होते हैं लिखने के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट, तो हमारे देखिए ये तीनों का प्रयोग किए जाते हैं अबेकस में, बट ऑप्शन नंबर 3 शब्दों में दी गई संख्या के समान
का प्रयोग, अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बाकी 32 से 38 के बीच जितने भी प्रश्न आपके हैं तो वो प्रॉपर मैथ्स के प्रश्न थे, इसलिए मैं यहाँ हल नहीं कर रही हूँ, यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आपको जो प्रॉपर मैथ्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल, वहाँ आपको प्रॉपर मैथ्स टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। साथ ही सीटेट के सारे जितने भी विगत वर्षों के पूछे हुए प्रश्न हैं, टोटल आपको वहां एक प्लेलिस्ट मिलेंगे। प्लेलिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रॉपर मैथ जो पूछे गए सवाल उसको सॉल्व किए गए हैं। आपको हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी बने हुए मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट उसमें भी मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों, जिसको कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उस मीडियम में भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल। वैसे लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, लिंक को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न पे। दिया गया प्रश्न, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्यों हिस्सा है? पहले ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। दूसरे ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरे ऑप्शन है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। चौथे ऑप्शन आपके हैं यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हम लोग बात करें कि पैटर्न के प्रश्नों का जो अभ्यास होता है विद्यार्थी के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इसके अध्ययन से क्या होता है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में तो क्रिएटिविटी आती है, जिसको आप सृजनात्मकता बोल सकते हैं। क्रिएटिविटी का विकास होता है और संख्याओं में संक्रियाओं की समझ के स्तर में वृद्धि भी होती है। तो गणित की पाठ्यचर्या में पैटर्न एक अनिवार्य हिस्सा है, राइट? क्या है? गणित की पाठ्यचर्या में पैटर्न जो है एक अनिवार्य हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारे बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। यह क्या करता है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, राइट? अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग के कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, खाली स्थान है। क्या है? प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, तीसरे हैं बहुत सारे सवाल हल करना, चौथे हैं सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना, राइट? यहाँ हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप, धनराशि के योग को ज्ञात करने की कुशलता को आत्मसात करने के लिए विद्यार्थी विशेष को स्वयं भूमिका निर्वाह करना चाहिए, स्वयं भूमिका निर्वाह करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जितना वह प्रयोगात्मक अभ्यास करेगा उतना ही वह अधिक पारंगत होगा, उतना ही उसमें अधिक वो सफल होगा, राइट? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि व्यू रचना में विद्यार्थियों को रोल प्ले सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाते हैं, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। क्या है पहेली? मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, ठीक है? मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य है, क्या है? कक्षा में कुछ मजाक करना और एक रास्ता को तोड़ना। दूसरे ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, और तीसरे ऑप्शन है योगात्मक आकलन करना। चौथे ऑप्शन आपके हैं विद्यार्थी को दहाई इकाई का संकल्पना से परिचित कराना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट? देखिए, यदि शिक्षक पहेली में मैं 8
दहाइयों और 4 इकाइयों से कम का प्रयोग कर रहा है, तो इस आधार पर वह जो है दहाइयों के कुल मान से संख्या के स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करा रहा है। राइट, तो हमारे राइट आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्या कर रहा है? आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कर रहा है। राइट, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपसे पूछे जा रहे हैं, 49 कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है? कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उसको संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा? पहले ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ठीक है। दूसरे ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरे ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। और चौथे ऑप्शन आपके जो है 6 अंकों तक गणना करना। राइट, अब हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 1 में संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या करता है। एक शिक्षक जो है इकाई और दहाई के स्थान का ज्ञान करा सकता है कक्षा 1 के विद्यार्थी को। राइट, कक्षा 2 में वह क्या करेगा? कक्षा 2 में वह सैकड़ा तक के सवालों का, सैकड़ा तक के स्थानों का ज्ञान करा सकता है। लेकिन कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्याओं के सैकड़ा, दहाई, इकाई को समूह के रूप में समझाते हुए स्थानीय मानों की सार्थकता का भी ज्ञान करा सकता है। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएंगे कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना जो है 3rd के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछे गए हैं, कक्षा 3rd के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहले ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तीसरे ऑप्शन है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। चौथे ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हम लोग बात करें कि कक्षा 3rd के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन सा सामग्री कक्षा में ले जाएगा। देखिए, कक्षा में 3 के विद्यार्थी यानी तीसरे क्लास के विद्यार्थी को लंबाई की जो इकाई है जैसे कि फुट, मीटर, ये सब के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो होगा फुट्टा होगा, मीटरी छड़ होगा, वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई गई नापने वाली पट्टी को प्रयोग में लाया जा सकता है। राइट, हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राइट, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सवाल पूछे जा रहे हैं, कक्षा 5 यानी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। पहले ऑप्शन आपके हैं विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। दूसरे ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। तीसरे ऑप्शन है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। और चौथे ऑप्शन है इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। ओके, हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि समतल आकृति जितने भी होते हैं, जैसे आपके समतल आकृति में क्या क्या आ जाएंगे,
त्रिभुज हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे, वृत्त हो जाएंगे, ये सब जो है इनके क्षेत्रफल की संकल्पना की जो है वस्तुओं को प्रयोग, क्या क्या वस्तु को हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो हाथ की हथेली जिससे वह चतुर्भुज, वर्ग, आयत की आकृति या प्रतिरूप दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार से पत्ती और पेंसिल की सहायता में इस संकल्पना को परिभाषित किया जा सकता है। राइट, हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। विभिन्न वस्तुएं जैसे कि हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहले ऑप्शन है केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, दूसरा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तीसरे ऑप्शन है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना, और चौथे ऑप्शन आपके हैं केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। देखिए, कक्षा में अभ्यास कार्य के लिए क्रियाशील गतिविधि, क्रियाशील एक्टिविटीज जितने होते हैं उसका आयोजन करके गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। राइट, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये देखिए, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रीड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है, देख लीजिए नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो फिगर है ये आपका नमूना है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये आप देख चुके हैं नमूना। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना, अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सुश्री रीना संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। दूसरे ऑप्शन है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। चौथे ऑप्शन है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम दे रही है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, दशमलव के गुणन की संकल्पना के लिए जो ग्रीड पर आपको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं ग्रीड पे जो दर्शाए गए हैं आपके, हाँ ये देखिए, तो दर्शाई गई ग्रीड विधि जो है संकल्पनात्मक और समस्या समाधान पर अधिक बल दे रही है, जबकि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर कम दे रही है। क्यों दे रही है कम? क्योंकि दशमलव के गुणन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो विधि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है उसका तो अभाव हो गया है। गुणन क्रिया में दशमलव के स्थान का बोध दिखाए गए ग्रीड से नहीं हो सकता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे कि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, लेकिन प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम ध्यान दे रही है। राइट, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पूछे जा रहे हैं, योग और व्यवकलन पर आधारित, योग और व्यवकलन पर आधारित, व्यवकलन मीन्स घटाव होता है, आप लोगों को पता होगा। राइट, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं, क्या है? पहले ऑप्शन है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। दूसरे ऑप्शन आपके दिए गए हैं सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। तीसरे ऑप्शन है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, और चौथे ऑप्शन गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। ओके, देखिए जोड़ घटाव पर आधारित जो होते हैं प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? प्रश्न को सबसे पहले समझना चाहिए, उसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए,
उसके बाद हमें यह तय करना चाहिए कि प्रश्न में योगफल ज्ञात करना है या फिर व्यवकलन, जिसको अंतर भी कहते हैं, जिसको घटाव भी आप बोलते हैं, तो क्या ज्ञात करना है, या फिर दोनों ही हमको ज्ञात करना है, योग और व्यवकलन दोनों ही ज्ञात करना है, क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, चिन्हों को गणितीय रूप दिया जाए जिसमें उस सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है जो प्रश्न के हल हेतु आवश्यक होंगे, और अंत में क्या करेंगे, अंत में हम लोग प्रस्तुतिकरण और समाधान करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारे राइट आंसर की बात करें तो हमारे राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, सवाल का बोधन। ठीक है, उसके बाद निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, उसके बाद समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, उसके बाद सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करेंगे। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 दिए गए हैं, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक जो है पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ओके, देखिए पट्टी आप कैसे देख रहे हैं कि 1/2 जो लिख रहा है तो उसमें आधा पट्टी को मोड़ दिया है, आधा खुला छोड़ दिया है, राइट। दूसरे में देख रहे हैं 1/4 में क्या किया है, 1/4 यानी 1 भाग जो है मोड़ दिया है, बाकी 3 भाग जो है ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तीसरे में फिगर में आप देख रहे हैं 1/8 को दर्शाने के लिए क्या किया है, 8 भाग में बांट लिया पट्टी को। 8 भाग देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 7 8 है उसमें से इतना भाग यानी 1 भाग जो है मोड़ दिया है, ठीक है, बाकी 7 भाग को छोड़ दिया गया है, तो 1/8 इसको लिख दिए, राइट। अब पूछे जा रहे हैं आपसे कि उपरोक्त गतिविधि है क्या है, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पश्च गतिविधि, तीसरा है समय की बर्बादी, चौथे ऑप्शन है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। ये 4 ऑप्शन है। हम लोग यहाँ बात करें तो भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व एक शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कागज की एक आयताकार पट्टी को मोड़कर उसके मुड़े हुए भागों को चिन्हित करके भिन्न भाग को दर्शाकर समझा सकता है। तो ये जो प्रश्न में हम लोगों को दिखाया गया है ये फिगर, इसमें आधा वाला 1/2 जो है, आधा भाग जो है पट्टी को एक बार मोड़कर समझाया गया है, उसके बाद मुड़ी हुई पट्टी को पुनः मोड़कर समझाया गया है, और बाकी तीसरे बार भी वह इसी प्रकार का कार्य कर रहा है। तो इसमें भी इसी तरीके से समझा रहा है, तो क्या हो गया, यह जो है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है, क्या होंगे। पहले ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। दूसरे ऑप्शन है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। तीसरे ऑप्शन है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। चौथे ऑप्शन है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, राइट। अब इसमें हम लोग बात करें, देखिए उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेंगे उदाहरण के लिए कि अगर 100 वस्तु को 9 विद्यार्थी में समान रूप से बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणज के रूप में वह संख्या होगी जो समान रूप से वस्तुओं की संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 हम लोग मान के चल रहे हैं, तो 100 को अगर बांटना है हमको 9 विद्यार्थी के बीच, तो क्या करेंगे, 100 भागा 9 कर देंगे, 100 को भागा दे देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा, 11 से हो जाएंगे, 11 × 99, और शेष क्या बच जाएंगे आपके, 1 शेष बच जाते हैं। तो अब यदि यह समझाया जाए कि शेष जो होता है सदैव विभाजक से कम होता है, इसके लिए क्या करना होगा, 11 जो है 11 वस्तुओं को समूहीकृत करके शेष जो बची संख्या होगी, यानी 99 हो गया ना, 100 को अगर 100 को हम लोग बांटेंगे
9 लोगों के बीच, तो कितना बच जाएगा? 99 जो वस्तु है वो तो बट जाएगा, बच गया शेष 1। तो 1 जो है समूह 11 के अंतर्गत नहीं आएगा और इसी से हम समझा सकते हैं बच्चों को, राइट। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है क्या है, वह विभाजक से कम है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। कैसा त्रुटि है कि 2/3 जोड़ 2/5 बच्चा क्या लिख रहा है? 4/10 लिख रहा है, राइट, 4/10 लिख रहा है। अब ये जो त्रुटि है, श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? पहले ऑप्शन है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। दूसरे ऑप्शन है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। तीसरे ऑप्शन है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। चौथे ऑप्शन है हर के लघुत्तम समापवर्ती की संकल्पना को स्पष्ट करना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ओके, तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात यहाँ हो रही है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए असमान भिन्न की अवधारणा के अंतर्गत योग और व्यवकलन यानी जोड़ और घटाव के संबंधी भिन्नों को चित्रात्मक प्रतिरूप देकर और बाद में उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, राइट। हमारे राइट आंसर जो होते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। अच्छा, 58 में आपका प्रॉपर मैथ है, तो यहाँ हम लोग पेडागोजी सेक्शन ही कर रहे हैं, तो पेडागोजी सेक्शन को ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहले ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। दूसरे ऑप्शन जो है आपके खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये आपके दूसरे ऑप्शन हुए। तीसरे ऑप्शन है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना और चौथे ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक वर्कशीट देना। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित में चिंतन और तर्कना थिंकिंग एंड रीजनिंग का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण की खोजबीन उपागम जो है का प्रयोग करने, हस्तचालकों का प्रयोग करने, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने और विभिन्न चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करने से प्राप्त किया जा सकता है, राइट। हमारे राइट आंसर बन जाते हैं ऑप्शन नंबर 2, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। यही हमारे राइट आंसर बनते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है जिसमें हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी सेक्शन जो है जनवरी 2012 पेपर 1 के जितने भी पूछे हुए सवाल हैं, तो सभी सवालों को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए और बाकी जितने भी ईयर के आपको क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में सारे ईयर के आपको सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग वहां से लाभ उठा सकते हैं। तो अब तक आपने हमारी इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अभी जस्ट हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे
वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।